कि देश का जो बजट आज इस बार बिहार का बजट रहा। एक देहात में कहावत है, घास का पिटारा अब बगल में ढिढोरा, उस प्रकार का यह बजट रहा। पहला ही लाइन से हम शुरू करते हैं, बिना भूमिका बाने, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम बिंदुवार बात करेंगे कि बिहार को क्या मिला। इस बजट पे कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने राज्यसभा में उन सभी बिंदुओं को छुआ, चाहे कृषि का हो, सड़क का हो, उद्योग का हो, पलायन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सभी विषयों पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है, सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जवाब नहीं देगा। कुछ बिंदुओं पे हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बिंदु पे हम बात करेंगे, कुछ बिंदु पर आदरणीय आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बिंदुवार हम लोग आगे भी बात करेंगे। एक लाइन में मैं कहूं तो पिछली बार बजट जो बिहार के लिए आवंटित था 2024-25 में, वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया, और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025 से 26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है। यानी कि मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ कब? तब जबकि बिहार में 11 लंबित रेल परियोजना है, और उस रेल परियोजना के लिए भी उसी में से 1100 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि पिछले बार जो हजार रुपया देकर उसको जीवित रखा गया था, इस 59,000 करोड़ में से 1100 करोड़ रुपया रेलवे को देकर और बजट घटा दिया गया। हम कृषि की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप मखाना बोर्ड की बात किए, लेकिन पटना के बगल में ही जहां से गृह राज्य मंत्री हैं हाजीपुर से, वहां तक केला है, केला बोर्ड की बात यानी बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं किया? आप मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे तो लीची प्रोसेसिंग योजना तो है, काम चल रहा है, लेकिन आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। अगर मखाना से 25,000 किसानों का लाभ होता है तो मैं मानता हूं कि अगर बनाना बोर्ड बने और लीची बोर्ड बने तो कम से कम 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। हम दूसरी ओर जाते हैं, यहाँ 19 और 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी रहे, लेकिन लगातार वो भाजपा के साथ रहे। आप आज भी देखेंगे, चूंकि हम सब इसमें बिहार के हैं, कि आपका किसानी पानी पे आधारित है। क्या हमारे हर खेत को पानी उपलब्ध हुआ है 20 साल में? हम 90 की बात करते हैं, हम 95 तक की बात करते हैं, हम 2005 तक की भी बात करें कि 2005 में जो स्टेट ट्यूबवेल, जो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। तो इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। हम इन विषयों पे आपके लिए आपको यहाँ बुलाए हैं। किसानों पे जो लोन है, यहाँ बिहार में भी किसान अब महाराष्ट्र की तरह आत्महत्या करने लगे हैं, उनको ऋण मुक्त करने के लिए हम क्या योजना लाए हैं? कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 59,900 करोड़ रुपया था, तो इस बार 60,000 करोड़ यानी कि 100 करोड़ बढ़ाया गया। रेलवे में किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे जो दरभंगा से लेकर रक्सौल तक दोहरीकरण करना हो, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी, नई रेल लाइन की बात पिछले 15 साल से हो रही है। 15 साल पहले उसका सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। तो सरकार का ये बजट
सिर्फ ढिढोरा है, और ढिढोरा इसलिए कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में आरा के मैदान में बिहार की बोली 125 करोड़ रुपया लगाया था, 1.25 लाख करोड़ रुपया, और उसके बाद नीतीश कुमार जी हर एक दिन अखबार के विज्ञापन से, यानी कि सरकारी विज्ञापन से बताते थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, मात्र 17,000 करोड़ रुपया वो दिए हैं, बाकी योजना पूरा नहीं है। मैं उसी प्रकार से कह रहा हूं कि इस बार जो बिहार को आवंटित राशि 60,000 करोड़ रुपया है, उसके बारे में भी सरकार विज्ञापन के माध्यम से बताएगी कि सरकार, यानी कि भारत सरकार बिहार को बजट में ठगा है। भले ही नीतीश कुमार नहीं बता पाए, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, अगली बार हमारी सरकार आएगी, तो जरूर हम इसको विषयवार और विभागवार हम बताएंगे आपको कि इस बार भी बिहार को पूर्ण रूपेण ठगा गया है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आके जवाब देना चाहिए कि क्या 2024, 25 और 25-26 में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की वो बेइज्जती किए हैं या अपमानित किए हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया, और रुपया कितना बढ़ रहा है, तो 100 करोड़ रुपया मात्र। इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे। कई विषयों पर हमारे साथी आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बाकी बजट के विषय पर हम बाद में आगे भी बात करेंगे। आज से ठीक 10 साल पहले आईटी टावर और आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी, और आप सब लोगों ने जो भी यहाँ प्रिंट मीडिया से आए हैं उन लोगों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा था कि डाक बंगला चौराहे के पास जो स्कूल इंस्पेक्टर्स का जो ऑफिस है वहाँ पे आईटी पार्क और आईटी हब बनेगा। क्या हुआ 10 साल में, हम लोग उसको देख रहे हैं, और आज भी वही स्थिति है। इस बार भी घोषणा हुई है, देखते हैं कब तक क्या क्या होगा। सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में 25 से 30% हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। वो बिहार से ही वहाँ की आपूर्ति होती है। जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे हैदराबाद में है या कर्नाटका में है, जहाँ आईटी हब और आईटी पार्क बना हुआ है, शहर ही डेवलप उस ढंग से हुआ है, लोग जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ बनेगा तो बिहार में 5 से 10 लाख लोगों को तुरंत वहाँ पे रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, हम शिक्षा की बात अगर करें तो ये किसी से नहीं छिपा हुआ है कि हम लोग नीति आयोग की जो भारत सरकार की एक शाखा है, उसने भी जो रिपोर्ट निकाला उसमें बताया कि कई राज्यों का जब सर्वे किया गया तो उसमें ये सबसे निचले पायदान पे है बिहार। फिर भी यहाँ के लोगों को न शर्म है न इस दिशा में कोई हम काम कर रहे हैं। जब तक हम बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, एक छोटा सा डेटा हम यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में जवाब दिया था मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, कि वो उन्होंने कि HRD मिनिस्टर उन्होंने जवाब दिया था कि 11% मात्र उपलब्धि है बिहार की। मतलब ये हुआ कि अगर हमको 100% उपलब्धि करनी है तो हमको अभी 90 साल और चाहिए, तब हम 100% RTE के पास पहुंच सकते हैं। आप समझ लीजिए स्थिति हमारे यहाँ शिक्षा की क्या है।